तो चले हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी रिवीजन क्लास, है ना। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रकाशिकी के बारे में, तो जिसमें अपने को मुख्यतः प्रकाश का परावर्तन, फिर दर्पण, अपवर्तन और उसके बाद लेंस, फिर प्रिज्म और मानवनेत्र, इतने टॉपिक अपने को इसमें कवर करने हैं। तो हमें यहाँ पर जो अपना लाइट वाला चैप्टर है, प्रकाश वाला, उसमें हमें क्या क्या कवर करना है, तो हमें इसके बारे में कुछ चीजें जो चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक हमें जो पढ़ना है अपवर्तन, परावर्तन के बाद में दर्पण, इसके बाद में अपवर्तन, अपवर्तन के बाद लेंस, फिर अपने को थोड़ा सा देखना है प्रिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, प्रिज्म में ही हम वो पढ़ेंगे प्रकाश का वर्णविक्षेपण, वेव की ओर में टूटना, जो प्रकाश की किरण अपने सातों रंगों में अपघटित हो जाती है। क्लियर है। और साथ ही साथ इसके बाद हमें पढ़ना है अपना मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, या यूं कह ले मानव नेत्र और हमारे मानव नेत्र में जो दोष आते हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ये पूरा हमारा प्रकाशिकी में पढ़ना है अपने को। ठीक बात है। अब इसकी चर्चा करने से पहले हमें देखना चाहते हैं भाई प्रकाश होता क्या है। सबसे पहली बात क्या है, प्रकाश है क्या। ठीक है। तो प्रकाश के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है सर, एक ऊर्जा है। ठीक है। जो क्या करती है, जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है ताकि वस्तुएं हमें दिखाई दे। अच्छा, जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा एक छोटा सा सवाल रहता है, तो मान लो अंधेरे में आप हैं, एक बंद कमरे में, लाइट नहीं है, अंधेरा है, आप उसमें कुछ ढूंढना चाहते हो। मान लेते हैं आप उसमें ये मार्कर ढूंढना चाहते हो, तो लाइट की आवश्यकता किसको है, इस मार्कर को या आपको, है ना। सीधा सा मेरा सवाल है, लाइट प्रकाश की आवश्यकता किसे है। तो जितने लोग यहाँ पहली बार हैं उनके दिमाग में पहला यही आएगा कि लाइट की आवश्यकता तो हमें है ना। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें प्रकाश की आवश्यकता होती, हमारी आंखों को जरूरत पड़ती, तो हम वो प्रकाश कहां जलाते हैं, अपनी आंख पे टॉर्च जलाते हैं। क्या कभी कोई वस्तु ढूंढना है तो अपनी आंख पे जलाते हैं, उस वस्तु की ओर जलाते हैं ना। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण आती है, किसी भी वस्तु पे पड़ती है, और पड़ने के बाद जब वो वापस आपकी आंखों पे आती है, तो वस्तु आपको दिखाई देता है। वस्तु को दिखाई देने का कंडीशन क्या है कि प्रकाश की किरण जाए, उस वस्तु पर पड़े, ठीक, और पड़ने के बाद वापस वो आपकी आंखों तक आती है, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यानी कि प्रकाश की आवश्यकता एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। एक बातें नोटिस करते चलना, क्योंकि सारी बातें लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। और जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रकाश का संचरण है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। कैसे होता है, तो प्रकाश हमेशा तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना। इसका संचरण कैसा होता है, तो सर इसका संचरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, वेव के रूप में चलती है। ठीक है। अब जब ये वेव है तो जाहिर सी बात है कि जो इसका तरंगदैर्ध्य होता है। अच्छा, अब सवाल आता है सर ये तरंगदैर्ध्य क्या है, कोई बताओगे, किसी को याद है, किसी को याद है कि नहीं। तो ये लगभग 4000 से लेकर के 7800 या 8000 एंगस्ट्रॉन के आसपास ये हमें देखने को मिलता है। सर ये एंगस्ट्रॉन क्या है, ये अब क्या कहना क्या चाह रहा हूं, आधी बात तो समझना आ रही है। तो देखो, जो लाइट होती है वो कैसे चलती है, हमने कहा तरंग के रूप में चलती है। तरंग ऐसे चलती है, ऐसे चलती है तरंग। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं स्रंग, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं गर्त। तो ये फिर क्या हो गया, स्रंग। तो दो स्रंग के बीच की दूरी या फिर
दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब तरंग दैर्ध्य जितनी, मान लो तरंग दैर्ध्य अगर बड़ी है तो वेव कहीं ऐसे बनेगी, यूं, है ना, तो यहां से यहां तक का तरंग दैर्ध्य आ गया। अगर तरंग दैर्ध्य बहुत कम है ना, तो ऐसे वेव बन सकती है, ऐसे 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 ऐसे। देखो यहां से यहां तक की तरंग दैर्ध्य कम है। तो तरंग दैर्ध्य की बात मैं क्यों कर रहा हूं? तरंग दैर्ध्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस भी प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य कम होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जिस भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। अब ऊर्जा ज्यादा है इसका मतलब उसकी चाल भी ज्यादा होगी। अब चाल ज्यादा है तो इसका मतलब उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा। जो लोग पीछे पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में आएंगी, ठीक है ना, ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं कायदे से, टेंशन ना लो। तो ये हमारे पास कुछ बातें आती है। तो ये इसकी लंबाई। अब ये एंगस्ट्रॉन क्या है? तो एंगस्ट्रॉन एक दूरी का मात्रक है जिसका मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। अब यार जैसे मैं कह देता इतना मीटर, 0.0000009 बार लगाने के बाद बोलो इतना मीटर, तो ये पढ़ना आसान है कि इतना पढ़ लेना आसान है? तो बस उस चीज को बनाने के लिए कि हमने छोटा सा कर लिया। जैसे 10 की घात 6 होता है तो उसको हम लोग सीधा एक शब्द में कह लेते हैं मेगा। क्या कहते हैं? 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया? मेगा। जैसे नैनोमीटर लिखना है तो 10 की घात -9 कर देगा। क्यों इतना बड़ा लिखना? ठीक है, तो बस एक हमने सिंबल इस्तेमाल कर रखा है एंगस्ट्रॉन, और एक एंगस्ट्रॉन में कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, कोई समस्या यहां तक भैया? कोनो समस्या है तो बोल दो आराम से। ठीक है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना हो गया। अच्छा, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। अब निर्वात का मतलब ऐसे ही है, फ्री स्पेस, हवा, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, प्रकाश के चाल की गणना जो है सर्वप्रथम रीमर ने किया था। वो एक जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह। ऐसे ही जो बृहस्पति ग्रह था उसका एक उपग्रह है गैनीमेड, और उसकी सहायता से रीमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के चाल की गणना की थी। और उन्होंने बताया भैया प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या अगर आपके सरल शब्दों में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश 1 सेकंड के अंदर करीब करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतनी हाई स्पीड उसके पास होती है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रकाश के बारे में जो हमें जहन में रखना है। अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ और भी बातें देख लो। जैसे 2 टाइप की हमारे पास वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं दीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त और अदीप्त। तो ये वस्तुएं क्या है? तो दीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, जिनको चमकने के लिए किसी दूसरे रिसोर्स की आवश्यकता नहीं, जैसे स्वयं सूर्य क्या है? दीप्त वस्तु। लेकिन चंद्रमा अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा को चमकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की आवश्यकता होती है। तो वैसे भी वस्तुएं जिनको चमकने के लिए अपनी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, दीप्त कहलाती हैं, और जिनको आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसी के साथ साथ जो प्रकाश की तरंग जब चलती है तो ये हमेशा रेखीय दिशा में चलती है, या आप ऐसे भी कह लो कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलेगा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब सीधी रेखा का मतलब क्या है? जैसे मान लो भाई अगल बगल के 2 कमरे है ना, इस कमरे में बोला जाए तो शायद आवाज दूसरे कमरे तक जा सकती है ना। लेकिन अगर अगल बगल 2 कमरे हैं, अगर दोनों कमरे में अंधेरा, अब मैं इसमें लाइट जलाऊं तो क्या लाइट दूसरे वाले कमरे में चली जाएगी? वो नहीं जाने वाली, तो क्योंकि मैं तो सीधे जाऊंगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा कहां अंधेरा है, उससे उसे क्या लेने देना। तो ये बातें दिमाग में रखना कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और जब प्रकाश एक साथ चलता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। अब जो प्रकाश की किरणें चलती है ना, अब देखो कई बार चलना शब्द उतना अच्छा नहीं लगता है ऑप्टिक्स में। चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? संचरण। क्या कहते हैं? कहीं मैंने लिखा भी है, हाँ, संचरण। प्रकाश के चलने को ही क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं। तो बार बार ये चलना शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? संचरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कि जो प्रकाश का संचरण होता है वो एक रेखा के रूप में होता है, जिसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं,
अच्छा, आप लोगों को कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है रेखा, किरण और रेखाखंड ज्यामिति में? ये तीनों बातें, रेखा, किरण और रेखाखंड, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, तीनों। देखो, जो रेखा होती है ना, वो क्या होती है कि कहां से आई है कहां जाएगी कुछ नहीं पता होता है उसका, ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना तो एंड पॉइंट पता होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। किरण में क्या होता है कि हमें एक पॉइंट पता होता है कहां से, जैसे आपने टॉर्च लिया, जरा इमेजिन करो, अब आपने टॉर्च जलाया तो टॉर्च जो प्रकाश की किरण निकली उसका आपको ये पता है कि कहां से निकली है, कहां तक जाएगी ये आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। आपने आसमान में ऐसे टॉर्च जलाया, अब वो प्रकाश कहां तक जाएगा क्या आप उसको डिसाइड कर सकते हो? पर कहां से जा रही वो आपको पता है कि भैया यहां से निकली है, यहां से जाएगी, और कहां तक जाएगी नहीं पता है। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर आपका फिक्स होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो इसीलिए चूंकि हमें प्रकाश के लिए एक पॉइंट पता है, अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है हमें नहीं पता है कि भैया शुरू कहां से हुआ है, सूर्य से खत्म कहां करेगा, पता नहीं। ठीक है, अब ये मत कहना नहीं सर हम यहां से टॉर्च जलाएंगे दीवार पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां वाला शुरुआत वाला भी पता है, अंत वाला भी पता है, ऐसे मत कहना। तो जो किरण होती है, अब किरण दो तीन तरीके से अपने पास चलेगी। किरण मुख्यतः हम लोग तीन तरीके से किरण के इस्तेमाल करते हैं, फिर आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो किरण क्या होती है, तीन टाइप की किरणें होती है। एक तो होती है समांतर किरणें। कैसी होती हैं, समांतर किरणें। समांतर किरणों की स्पेशलिटी ये है, ठीक है ना, वो एक तो एक दूसरे से समदूरस्थ होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो क्या कहलाती हैं, अब समांतर बना नहीं है पर आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, है ना। बना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये समांतर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं की कदर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है सर, क्या होती है, समांतर किरणें। अच्छा, इसके साथ दो और होती हैं, उनको भी दिमाग में रख लो। एक होती है अपसारी। क्या होती है, अपसारी, और एक होती है अभिसारी। अपसारी और अभिसारी। अच्छा, आप सब लोग एक बात जानते होंगे ना, पसारना जानते हो, सबकी नहीं जानता, पसारना जानते हो, हैं? पसारक जानते हो कि ना? अरे गांव में गेहूं पसारा जाता है, जानते हो ना, जानते हो? हाँ, तो पसारना मतलब क्या, फैलाना। पसारने का मतलब क्या है, फैलाना। तो अगर प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट से निकल करके कई दिशा में फैल रही है, ठीक है ना, ऐसे दूर दूर जा रही है, कैसी जा रही है, दूर दूर जा रही है, किसी एक पॉइंट से दूर दूर जा रही है, फैल रही है, ठीक है ना, पसर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणें कहते हैं। समझ आ रही बात? अगर वो किसी एक पॉइंट से चल करके वो दूर दूर फैल रही है, तो जब एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं, अपसारी। और जब कहीं से इकट्ठा आ रही हैं, ठीक है, अब गेहूं सूख गया है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, बटोरना है ना। तो जब एक जगह इकट्ठा करना होता है तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी। दूर दूर करना है तो क्या कहलाता है, अपसारी। याद रहेगी बातें ये, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इन सभी शब्दावलियों की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं प्रकाश से रिलेटेड जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ जरा, कोई समस्या है, कुछ पूछना है? चले, तो अब हम बात करते हैं मेन अपने मुद्दे की, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? तो देखो भैया, ज्यादा लोड नहीं लेना है अपने को, कुछ नहीं, मान लो ये एक सतह है, ठीक है, ये क्या है, एक सतह है, इसको हमने बोल दिया जेड जेड डैश। ये कोई एक चिकनी सतह है, जैसे आपके पास ये बोर्ड है ना, ऐसी कोई क्या है, चिकनी सतह है। अब इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आए, ठीक है, क्या हो, इस सतह पर कोई एक प्रकाश की किरण आए, इस पे टकराए और टकरा करके वापस चली जाए। ठीक बात है? क्या हमने कहा, ये कोई एक चिकनी सतह है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आए
टकराए और टकरा के वापस चली जाए। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो डेफिनेशन सुनो जरा, डेफिनेशन क्या होगी कि भैया यदि कोई प्रकाश की किरण, मैं यहां लिख दे रहा हूं यार, चलो साथ में लिख लो आप लोग भी फटाफट। यदि कोई प्रकाश की किरण, या यदि मत लिखो, जब लिख लो, थोड़ा सा शब्द में सुधार कर लेते हैं यार। जब प्रकाश की किरणें, शब्दों में थोड़ा सुधार कर लेते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर, किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आगे समझ जाना है नहीं, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो सुनो, ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास z ये क्या है? एक अपवर्तक तल है और प्रकाश की किरण यहां आके टकराई है सतह पर। ठीक है, तो प्रकाश की किरण सतह के जिस बिंदु पर आके टकराती है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो प्रकाश की किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आने वाली को क्या कहते हैं? यहां पे आने वाली प्रकाश की किरण है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ध्यान से सुनना, आपतन बिंदु पर सतह, ठीक है, आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर, ठीक, सतह के लंबवत डाला गया अभिलंब क्या कहलाएगा? आपका अभिलंब कहलाता है। और जो आने वाली को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस सतह पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और सतह के लंबवत डाला गया लंब अभिलंब। और जाने वाली को, तो जिस प्रकार आने वाली को कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली को क्या कहते हैं? बेवफा, है नहीं? चूतिया। जाने वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जाने वाली को परावर्तित बेवफा कहा जाता है। लागत है, दर्द मिला है, सुधर जा बेटा, अभी समय है। तो आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को आपतन बिंदु, और उस बिंदु पर सतह के लंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? कैसे? ध्यान से सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना कोण जो है वो परावर्तन कोण कहलाता है। भैया डेफिनेशन समझ आ रही? सारी बातें बच्चा लोग, सारी बातें एक बार फिर से सुनो ध्यान से। ये हमारे पास कोई एक चिकना तल है z, ठीक है। एक कोई आने वाली किरण, तो एक प्रकाश की किरण आई, टकरा के चली गई। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। सतह के जिस बिंदु पर टकराई उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर सतह के अभिलंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जाने वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। बात क्लियर है? डायग्राम में कोई समस्या? अब अगर ये बात समझ आ गई है तो परावर्तन के नियम देखने हमें। क्या समझना है भाई? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम कितने हैं इसके? दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण आपतित किरण, पहला नियम कहता है आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर हमेशा किसके होगा? कोण आर के। यानी सर क्या मतलब कहना चाह रहे हो आप? हम मतलब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई सतह थी और ये कोई लाइट आके टकराई, ठीक है, यहां पर, और अब इस सतह पर हमने एक अभिलंब खींच दिया और टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है। तो अगर समझना ये वाला कोण कितना है, मान लो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। कितने कोण पर टकराई है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर टकराई तो इसका मतलब वो 30 डिग्री पर ही वापस चली जाएगी। जितने कोण पे टकराएगी उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी। कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा चलो छापो फिर इतना। ये डायग्राम बहुत केयरफुली भैया साफ सुथरा बनाना। ठीक है। अगर परावर्तन आपसे पूछता है या परावर्तन का नियम पूछता है तो ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा। ठीक है। छापो जल्दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है। तो देखो भाई ये क्या कहता है, जब कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौटती है यानी कि परावर्तित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? हमारे साथ फटाफट लिख लो, ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होती है, किसी वस्तु से परावर्तित होती है, तो ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। या तो यह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर ना सारा शब्दों का खेल इन दो शब्दों पर टिका हुआ है कि भैया जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा भी सिनेरियो आपके पास आएगा जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही होंगी। ऐसा आपको लगेगा कि ये मिलती हैं पर मिलेंगी नहीं। ठीक है। जैसे अक्सर लड़कों को भी लगता है कि अपनी वाली कभी धोखा देगी नहीं, लेकिन देगी जरूर, ये श्योर है ना? तो जो लगता है कि कभी ये मिलेंगी नहीं पर समझ रहे हो? तो ऐसा अगर प्रतीत भी हो रहा है तुम्हें तो समस्या है। तो इसके आधार पर हमने दो तरीके से इमेज को डिवाइड किया है। ध्यान से मेरी बातें सुनना।
वो वाली नहीं, ये वाली बात, ठीक है, कि भैया या तो वास्तव पे मिलेंगी या तो मिलते हुए प्रतीत तो होंगी, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि ये हो रहा है पर होगा नहीं। लेकिन जब ये वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है, तो उस बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक इमेज। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ भैया वास्तव में मिल रही है, ठीक है, रियल इमेज क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, रियल इमेज की खास बात है, अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप क्या करोगे, बस ये इतना शब्द काट देना है, कितना, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, ये काट दो, कहानी खत्म, आपका इमेज बन के तैयार। कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होती है तो ये परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है तो यह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जब वास्तविक क्या है तो ये इतना शब्द काट देना है, समझ आई बात? और जब मान लो कभी काल्पनिक का लिखना होगा तब ये काट देना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। तो दो टाइप के इमेज हो गए अपने पास, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, बताओ भैया, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? लिखा है तब वो नहीं बोलेंगे सब, लग रहा है कि सुबह सुबह पूरी एनर्जी खत्म है नहीं, 2-4 दिन होगा। वर्चुअल VIR होता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज, इसके बारे में दो खास बातें दिमाग में रखना। पहली बात, यह प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा। यानी कि अगर मैं आपको वास्तविकता में नजर आ रहा हूं तो आपके नेत्र लेंस जो है, ठीक है ना, आपकी आंख के अंदर जो लेंस है वो हमारा प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना रहा है तो वो कैसा बना रहा है? उल्टा बना रहा है। ठीक है, आपकी आंखों में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है? उल्टा बन रहा है। वो तो हमारी आंखों की क्षमता है, ठीक है ना, वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका कोशिकाएं, वो इंफॉर्मेशन दिमाग तक ले जाती हैं, तो ये उसकी समझ है कि वो तुम्हें सीधा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अन्यथा आप ऐसे लिख पढ़ रहे थे, हम आपको ऐसे छत पे चलते हुए नजर आते, उल्टे एकदम, आपको ऐसा नहीं नजर आते कि हम इस पे खड़े होकर पढ़ा रहे। वो हमारे दिमाग का कमाल है कि हमें वो इमेज सीधा बना के दिखा रहा है, पर बनता है वास्तव में कैसा है? उल्टा बनता है, दिमाग में रखना। अच्छा, तो पहली बात, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब अगर ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, दूसरी बात ये दिमाग में रखना कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अब इसका सीधा सा बात है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। और सीधा होने के साथ साथ इसके लिए एक बात और है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी को यहां तक कुछ पूछना है? कोई सवाल है किसी का? बता भैया, कोई क्वेरी है किसी की? तो हमारा परावर्तन होता है। आज एक टॉपिक अपन निपटा चुके हैं, कल अपन लोग दर्पण के बारे में देखेंगे और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं बंधु? ठीक है, तो कल अपन के रडार में दर्पण आएगा, देखते हैं दर्पण में कितना हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, चले।